हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाइथन नमपाई के बारे में। नमपाई बेसिकली एरेज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एन डायमेंशनल एरे। आप इसे एन डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं एंड एन डी एरे भी बोल सकते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में हम सिर्फ 2D एरे के बारे में ही पढ़ेंगे। जब भी हम नमपाई एरेज की बात करते हैं तो एक लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। उस लाइब्रेरी का नाम है लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी, जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट फिर नमपाई। इट डिस्क्राइब्स द एलिमेंट इन एरे ऑफ द सेम डेटा टाइप। जब भी हम एरे क्रिएट करेंगे तो सेम डेटा टाइप का ही एरे क्रिएट करेंगे। एरेज पे हम मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरेज बनाते हैं। देखिए किस तरीके से बनाते हैं, 1D array and 2D array. वन डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर्स। हम इसको वेक्टर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिक्वेंशियल फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में होता है। इट हैव ओनली सिंगल रो और सिंगल कॉलम। तो जब भी हम 1D एरे की बात करें तो इसकी एक्सिस हमेशा 0 ही होती है। ऐसे ही सेकेंड डायमेंशनल की बात करें तो इट ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्सिस। इसको हम मैट्रिक्सिस बोलते हैं क्योंकि ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। इट हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। तो जब भी हम 2D की एरे की बात करेंगे तो इसकी एक्सिस क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो इस तरीके से हम 1D और 2D एरे क्रिएट करते हैं। कैसे? देखिए 1D एरे हमेशा इस फॉर्म में होता है, या तो सिंगल रो या तो सिंगल कॉलम की फॉर्म में। तो ये हमने किस तरीके से बनाया हुआ है, ये हमने इंटीजर टाइप एरे बनाया है। और अगर आपको स्ट्रिंग टाइप एरे बनाना है तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, U2। इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे अपने सिंगल डायमेंशनल एरे में स्ट्रिंग वैल्यूज को एंटर करने की, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा एरे स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बारी प्रैक्टिकल। ये जुपिटर नोटबुक है। जितने भी हम नमपाई के क्वेश्चंस करेंगे तो हम जुपिटर नोटबुक पे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड नमपाई। तो ये एक नमपाई लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट कीवर्ड के साथ हम इंपोर्ट करेंगे। एज कीवर्ड हमने लगाया, उसके बाद हमने एक एलियास नाम दे दिया नमपाई का। तो हमने क्या लिखा है, NP। आप चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं। तो जब भी हम एरेज क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल नेम देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा A, और फिर इसके बाद मैंने नमपाई यानी कि नमपाई का एलियास नम MP मैंने लिखा। डॉट फंक्शन यूज करते हैं हम एरे फॉर क्रिएटिंग एरेज। तो हमने एरे फंक्शन यूज किया। फंक्शन जब भी क्रिएट करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि जब भी हम एरेज क्रिएट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही क्रिएट करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स दिए 2, 3 एंड 4। तो चलिए इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम अपना 1D एरे प्रिंट करा लेते हैं। तो ये 1D एरे हमारा प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से हम 2D एरे भी बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे देख लेते हैं। NP लिखेंगे, डॉट एरे फंक्शन हम यूज करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब 1D एरे के लिए आप सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन 2D एरे के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपना एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें वैल्यूज देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे और फिर वैल्यूज देंगे। तो ये क्या है, 2 रोज है यानी कि 0th लोकेशन पे 1 रो है, 2 and 3 एंड 1th लोकेशन पे सेकेंड रो है हमारी 4 and 5, और ये 2 कॉलम भी बन गए हैं। तो ये किस टाइप का एरे है, 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। चलिए इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। देखिए तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारा, ये क्या है, 1D एरे, और सेकेंड वाला हमारा क्या है, 2D एरे, जिसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो इस तरीके से हम 1D एरे एंड सेकेंड D एरे क्रिएट करते हैं। हम एरेज जो ये हमने अभी डायरेक्टली एरेज क्रिएट किए हैं, हम लिस्ट के थ्रू, टप्पल्स के थ्रू भी एरे क्रिएट कर सकते हैं।
पर डिक्शनरी के साथ हम एरे यूज नहीं कर सकते, एरे क्रिएट कर नहीं सकते विथ एरे फंक्शन। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ लिस्ट के साथ आप एरेज कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई, ये हमारी लिस्ट है, और एक टप्पल बना लेते हैं, ये हमारी टप्पल है। तो हम लिस्ट के थ्रू अपना एरे कैसे बनाएंगे, एक वेरिएबल लिखा हमने ARR NP लिखा, डॉट एरे फंक्शन हम यूज करेंगे, एरे लिखा, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब की बार हम स्क्वायर्स नहीं लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाए थे। क्यों नहीं लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि जब भी हम लिस्ट के थ्रू एरे बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम लिस्ट के थ्रू एरेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सिंपल ए लिखेंगे, क्योंकि ए के अंदर हमने लिस्ट ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्रिएट की हुई है। तो अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। देखिए ये हमारा 1D एरे क्रिएट हो गया। जब हम लिस्ट बना रहे थे तो इसमें कोमास थे, बट जब हमने इसको एरे में कन्वर्ट किया तो कोमा नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, एरे है। इसी तरीके से हम टप्पल को भी बना सकते हैं। टप्पल के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो बी है तो उसके लिए हमें क्रिएट किया, टप्पल के थ्रू आपका क्या आ गया, टप्पल के थ्रू भी हमारी एरे क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से हम लिस्ट और टप्पल के साथ एरे क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में पढ़ते हैं। अभी हम स्लाइड पे जाते हैं। देखिए 2D एरे जब भी हमारा बनता है उसके जो इस वाली रो को हम बोलेंगे कॉलम्स, यानी कि 3 और 2 क्या है, कॉलम, और इनकी पोजीशन क्या है, 0। 4 और 5 इनकी पोजीशन 1 है, 5 और 3 की पोजीशन 2 है। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें तो ये क्या है, ये हमारी एक रो है जिसकी पोजीशन है 0, और ये हमारी सेकेंड रो है, इसकी पोजीशन क्या है, रो 1। तो इस तरीके से 1D एरे बनाते हैं और इस तरीके से 2D एरे बनाते हैं। नेक्स्ट है किस तरीके से हम एरेज क्रिएट कर सकते हैं अपने numpy में। ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपने एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो हमने एरे क्रिएट किया वो एरे फंक्शन के थ्रू किया, जिसमें हम लिस्ट भी यूज कर सकते हैं और ट्यूपल्स भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट प्रेफर फॉर डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग्स। अगर आप स्ट्रिंग्स और डिक्शनरी के साथ एरे क्रिएट करने की कोशिश करोगे विद एरे फंक्शन, यू कैन नॉट डू। तो इस तरीके से हम एरेज फंक्शन किसके लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ लिस्ट और टप्पल्स के थ्रू, या डायरेक्टली आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली किस तरीके से करते हैं, डायरेक्टली मैंने आपको बताया था, ये रहा, ये डायरेक्टली है। इस तरीके से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 1D एरे, 2D एरे, और अगर आपको लिस्ट और टप्पल के थ्रू यूज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है अरेंज मेथड। अरेंज मेथड क्या है, आपको याद होगा तो पाइथन में हम एक रेंज फंक्शन यूज करते थे। रेंज फंक्शन के थ्रू हम क्या करते थे, हम फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट देते थे और एंडिंग पॉइंट देते थे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो इसके थ्रू हम रेंज फंक्शन यूज करते थे और इनके बिटवीन जो भी नंबर्स थे उनको डिस्प्ले करा लेते थे। ऐसे ही रेंज फंक्शन की तरह अरेंज फंक्शन है जो एरेज बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, NP लिखेंगे। जितने भी फंक्शंस हैं जो एरे के फंक्शन है वो हमेशा numpy से हमें मिले हैं, तो numpy का एलियास नेम है NP, तो इसके थ्रू ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो NP आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर, उसके बाद आपको जो भी इसका फंक्शन यूज करना है उसका नेम। यहाँ पे मैंने लिखा अरेंज और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी। आपको याद होगा तो रेंज फंक्शन क्या करता था, रेंज फंक्शन जितनी भी हम उसमें रेंज देते थे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को प्रिंट कर देता था। ऐसे ही अरेंज फंक्शन है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 तो वो क्या करेगा, 10 एलिमेंट्स की एक एरे क्रिएट कर देगा। प्रिंट करा के देख लेते हैं ए। तो देखिए इसने 1D एरे क्रिएट कर दिया।
तो अरेंज फंक्शन हमेशा 1D एरे ही क्रिएट करके देगा। अगर आपको इसको 2D एरे में क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अरेंज फंक्शन को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 2D एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अरेंज फंक्शन के साथ अगर आप ये एंडिंग पॉइंट यानी कि स्टॉप पॉइंट देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले कर देगा। यानी कि जब हम रेंज फंक्शन करते थे तो सपोज आपने 5 दिया तो 5 लेस देन 1 होता था तो 4 तक वो प्रिंट कर देता था। उसी तरीके से अरेंज फंक्शन में अगर आपने 10 दिया है तो वो कितनी वैल्यूज लेगा, एक कम यानी कि 9 तक लेगा। इसी तरीके से आप अरेंज फंक्शन में स्टार्ट पॉइंट भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बोला 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चले, तो इस केस में भी वो डिस्प्ले कर देगा। अगर आप इसके अंदर स्टेप पॉइंट भी देंगे, जब हम रेंज फंक्शन क्रिएट करते थे उसके साथ स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप फंक्शन हम यूज करते थे, और स्टेप फंक्शन और स्टार्ट फंक्शन ऑप्शनल होते थे, तो हम इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 स्किप करके वो जितने भी एलिमेंट्स है 2 स्किपिंग के बाद उसने डिस्प्ले कर दिए। तो इस तरीके से आप अरेंज मेथड के थ्रू 1D एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको आपको 2D एरे में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब भी आप 2D एरे क्रिएट करेंगे तो याद रखना कि आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रोज एंड कॉलम्स के मल्टीप्लाई पे होंगे। सपोज यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये कितने हैं 0 से ले लेते हैं तो 10 आ जाएंगे। ठीक है, ये 10 एलिमेंट्स है, तो 10 को आप इक्वली डिवाइड कैसे करेंगे, 5 इंटू 2, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं इवनली। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, रीशेप मेथड यूज कर सकते हैं। रीशेप हमने यहाँ पे लिखा रीशेप। रीशेप मेथड क्या होता है, आप किसी भी एरे को कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5, 2, तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 10। तो आपको इस तरीके से एरे बनाना है कि मल्टीप्लाई करो तो आपके टोटल एलिमेंट्स के इक्वल हो। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 यानी कि 5 2 10, तो मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 10 एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरीके से मेरा जो 2D एरे है वो क्रिएट हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए तो 5 का मतलब है रोज, 5 जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं रोज, एंड सेकंड वाले को हम बोलते हैं कॉलम्स। इसीलिए ये क्या कहलाया जाता है 2D एरे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2D एरे। तो 5 रोज है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। अगर मैं इसको रीचेंज करूं, इंटरचेंज करूं, यहाँ पे मैंने 2 दिया और यहाँ पे मैं 5 दे देती हूँ, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 रोज हो गई और 5 कॉलम्स बन गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 दे देती हूँ तो देखिए 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, और हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं ओनली 10, तो ये क्या करेगा आपको एरर शो कर देगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप जब भी एरेज क्रिएट करें तो प्लीज रिमेंबर करना कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स के बेसिस पर ही अपने डायमेंशंस क्रिएट करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अरेंज और रीशेप फंक्शन। आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ डॉट ना लगा के आप डायरेक्टली ए डॉट भी लिख सकते हैं, तो इससे भी आपका आंसर सही आएगा। तो ये अभी इस तरीके से आ रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा क्योंकि जब भी रीशेप फंक्शन आप यूज करेंगे तो ये हमें रिटर्न करता है, हमें एरेज रिटर्न करता है डायमेंशन की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, और उसको स्टोर कराने के लिए या तो आप सेपरेट वेरिएबल ले सकते हैं या सेम वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करा सकते हैं। इस तरीके से हम रीशेप फंक्शन यूज करते हैं विद अरेंज फंक्शन के थ्रू। आई होप आपको अरेंज, एरे एंड रीशेप फंक्शन क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अरेंज फंक्शन क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में आपका
चॉक पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि 0 से लेके 4 तक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इस वाले केस में 1 से लेके 4 तक वैल्यूज डिस्प्ले होंगी और इस वाले केस में 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज में 2 स्किपिंग कर वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। और किस डेटा टाइप की? इंटीजर डेटा टाइप की। बाय डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप ही होती है, बट डी टाइप के थ्रू, डी टाइप आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप अपने एलिमेंट्स का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने अरेंज फंक्शन यूज किया हुआ है, इसी में ही हम कर लेते हैं, कोमा लगाते हैं और डी टाइप हम टाइप करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे mp.int 32। int 32 का मतलब है इंटीजर टाइप, लेकिन इंटीजर टाइप में तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं फ्लोट। फ्लोट में वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में आती है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू आ चुकी है, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, जो भी इसमें गिवन होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डी टाइप आर्ग्यूमेंट के थ्रू अपने एरेज का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एरे फंक्शन के साथ भी डी टाइप यूज कर सकते हैं। कोमा लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डी टाइप इक्वल टू का साइन एनपी। एनपी लिखना जरूरी है क्योंकि जितने भी सारे फंक्शंस है, डेटा टाइप्स है, ये सब हमें एनपी से ही मिले हैं, यानी कि नमपाई से ही मिले हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट 32 एंटर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये 1D एरे है हमारा, वो पॉइंट्स में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी इसको चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए आप सिंपल लिखते हैं U, कैपिटल U, 2 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप का आ गया। स्ट्रिंग टाइप का कैसे पता चला? सिंगल कोट्स के अंदर आपके एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप चेंज होके किसमें हो गया, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के लिए आपको एनपी लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डी टाइप का फंक्शन, डी टाइप का आर्ग्यूमेंट क्या काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम डी टाइप के थ्रू अपने एरेज का टाइप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अरेंज फंक्शन। एरे फंक्शन आपको क्लियर हो चुका है, अरेंज हो चुका है। अब आते हैं फ्रॉमीटर। फ्रॉमीटर क्या करता है? फ्रॉमीटर के साथ आप लिस्ट, ट्यूपल्स, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, कुछ भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। कोई भी मेथड हो एरे क्रिएट करने का, चाहे यूजिंग लिस्ट हो, ट्यूपल्स हो, स्ट्रिंग्स हो, डिक्शनरी हो, आप कर सकते हैं। किसके थ्रू? फ्रॉमीटर के थ्रू। बट एरे के साथ आप सिर्फ लिस्ट और ट्यूपल्स यूज कर रहे थे और अरेंज के साथ आप एक रेंज दे रहे थे। लेकिन फ्रॉमीटर के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं? लिस्ट भी दे सकते हैं, ट्यूपल्स भी, स्ट्रिंग्स भी और डिक्शनरीज भी। देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई, इसमें कीज दी 1, वैल्यू दी उसको 5। इस तरीके से हमने कीज ले ली और वैल्यूज दे ली। तो उसको एरे में कैसे कन्वर्ट किया? एरे में सबसे पहले आप डिक्शनरी देंगे, फिर उसका डेटा टाइप आप देंगे। ये दोनों कंपल्सरी हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिक्शनरी दे रहे हैं। जब भी आप फ्रॉमीटर फंक्शन यूज करेंगे एरे क्रिएट करने के लिए, तो उसके साथ आपको डी टाइप आर्ग्यूमेंट देना कंपल्सरी है। चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। यहाँ पे हम कर लेते हैं, मैंने एक डिक्शनरी बनाई, इसमें हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं, कीज दे देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी फ्रॉमीटर आप यूज करते हैं तो उसके साथ आप डिक्शनरी पास करेंगे एज एन एरे, तो सिर्फ वो कीज लेगा, वैल्यूज नहीं लेगा। किस तरीके से? चलिए देखते हैं। एफ नाम से मैंने एक एरे बताया, mp.frommeter, हमने लिखा ब्रैकेट्स, डाउन ब्रैकेट्स लगेंगे क्योंकि एक फंक्शन है। उसके बाद हम डिक लिखेंगे, अपना आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, उसके बाद डी टाइप, किस टाइप का आपको बनाना है। हमने यहाँ पे दिया np.int 32, इस तरीके का हमें चाहिए। और हम फिर प्रिंट करा लेते हैं अपने एरे को एफ नाम से जो हमने क्रिएट किया है। लेट्स सी,
इसमें एक एरर है, क्या एरर है चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एरर जो दी है वो इसके कारण दी है। तो जब भी मैंने यही बताया था, जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो सेम डेटा टाइप का करते हैं। और यहाँ पे 1 जो की है वो इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और h जो है वो है स्ट्रिंग। तो आप ये नहीं ले सकते, आप इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए तो इसने जितनी भी कीज थी सिर्फ उसी को ही एरे की फॉर्म में क्रिएट किया है। जब भी हम डिक्शनरी के साथ एरे बनाते हैं फ्रॉमिटर फंक्शन के थ्रू, तो हमेशा कीज ही वो लेता है, वैल्यूज वो प्रेफर नहीं करता। लेकिन अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू होती, डुप्लीकेट की होती तो क्या होता, तब भी वो सिर्फ सिंगल एक ही की को लेता, वो दोनों की नहीं लेगा। देखिए एंटर किया हमने, उसने क्या किया, सिर्फ सिंगल की ही ली है, एक ही ली है। तो इस तरीके से फ्रॉमिटर फंक्शन के थ्रू आप डिक्शनरी को एरेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ओनली डिक्शनरी कीज को ही आप एरेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग, कोट्स में मैंने लिखा आई लव पाइथन, और यहाँ पे हमने क्या दिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने लिख दिया, वेरिएबल दे दिया। और ये स्ट्रिंग है तो हम इंटीजर की फॉर्म में नहीं लेंगे, हम किस फॉर्म में ले लेते हैं, u2 यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में ले लेते हैं। चलिए एंटर करते हैं। देखिए एक एक करेक्टर को उसने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ले लिया एंड स्पेस को भी लिया है। याद रखना है जब भी आप स्पेस दोगे तो वो उसको भी काउंट करेगा। आप इसके अंदर एक चीज कर सकते हैं, फ्रॉमिटर फंक्शन हमें एक काउंट आर्ग्यूमेंट भी देता है। काउंट क्या करता है, जितने लेटर्स आपको चाहिए आप उतने लेटर्स ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4, तो वो क्या करेगा, सिर्फ मुझे यहाँ से 4 लेटर्स को काउंट करके दे देगा। और कैसे होगा, वो स्पेस को भी काउंट करेगा, 1 2 3 एंड 4। तो उसने क्या किया, काउंट आर्ग्यूमेंट के थ्रू 4 लेटर्स को डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो काउंट आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो और स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग्स के साथ और डिक्शनरी के साथ हम फ्रॉमिटर फंक्शन के थ्रू एरे कैसे क्रिएट करते हैं। ये तीनों फंक्शंस आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, कुछ और फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। एक होता है लिनस्पेस। लिनस्पेस फंक्शन क्या करता है, चलिए देखते हैं लिनस्पेस फंक्शन क्या करता है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, np.linspace लिखते हैं, ब्रैकेट्स, क्योंकि ये फंक्शंस हैं तो राउंड ब्रैकेट्स होंगे ही होंगे। लिनस्पेस फंक्शन भी अरेंज फंक्शन की तरह स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 3, 10, 3। तो ये क्या करेगा, लिनस्पेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स ले लेता है और इक्वली इवनली स्पेस में होते हैं। आपको रन करके दिखा देती हूँ, उसके बाद शायद आपको समझ में आ जाए। ये देखिए 3 से स्टार्ट होगा और 10 तक रन होगा, उसके बाद 3 स्किपिंग पर वो आपको शो कर देगा, यानी कि 3 के बाद उसने क्या किया, 6.5 दिया और फिर उसके बाद 10 दिया। ये इवनली स्पेस है, यानी कि इक्वली स्पेस पे उसने दिया हुआ है। आप इसके अंदर स्टेप फंक्शन को स्किप कर सकते हैं। ये देखिए इसका आंसर आप देखिए इस तरीके से आएगा। तो ये क्या करेगा, 3 से लेके 10 तक इक्वली स्पेस पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो इस तरीके से आप इसमें ये कर सकते हैं, बट ये दोनों कंपलसरी हैं, यानी कि स्टार्ट पॉइंट भी कंपलसरी है और एंडिंग पॉइंट भी कंपलसरी है। आप स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, प्लस आप इसके साथ डी टाइप भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो डी टाइप आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि अभी ये फ्लोट में वैल्यूज आ रही हैं, आप चाहें तो इंट में भी वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा int 32। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या आता है। देखिए ये इक्वली 3 से लेके 10 तक की वैल्यूज के बीच में हमें इक्वली इसने स्पेस करके वैल्यूज रिटर्न कर दी। ऐसा नहीं है कि 10 वैल्यूज आएंगी, ऐसा नहीं है। 3 से लेके 10 तक बीच में जितने भी इक्वली स्पेस पे वैल्यूज होंगी वो उनको प्रिंट
कर देगा। और किस फॉर्म में? इंटीजर फॉर्म में। बाय डिफॉल्ट किस में आ रहे थे? फ्लोट में आ रहे थे, तो आप उसको चेंज करके इंटीजर में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए हम linspace यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा linspace। नेक्स्ट है फुल फंक्शन। फुल क्या करता है? फुल फंक्शन के बारे में हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या करता है ये। a.np.full ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स देते हैं कि किस टाइप का हमारा जो एरे होगा, कितनी डायमेंशन का होगा। 2D डायमेंशन का होगा और कितनी रोज और कितनी कॉलम्स होंगी इसमें। मैंने सपोज दिया 2x2, यानी कि 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, तो इस तरीके से होगा। बट फुल फंक्शन क्या करता है? ये एक एलिमेंट लेता है। अगर आप एलिमेंट नहीं देंगे तो एरर शो कर देगा। देखिए एरर शो कर दिया। यहाँ पे क्या बोला? आर्ग्यूमेंट चाहिए, 1 रिक्वायर आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का? वो क्या करता है कि जो भी आप एरे बनाएंगे उसमें कौन सा एलिमेंट आपको एंटर करना है उसका नेम भी देना होगा, यानी कि वो एलिमेंट नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा और वही एलिमेंट नंबर पूरे 2D डायमेंशनल में शो होगा। सपोज मैंने यहाँ पे 4 किया और एंटर करो, एंटर कर लेते हैं। एक बारी प्रिंट नहीं कराया मैंने, प्रिंट करा लेते हैं। एक चलिए देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर करके हम डिस्प्ले करा लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2D एरे हमारा बना है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हमारे बने हैं और सभी में क्या आया है? 4। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फुल फंक्शन है, ये एरे क्रिएट करता है विद द गिवन एलिमेंट। तो वही एलिमेंट वो गिवन करता है। आप इसकी डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं, मतलब रोज, अगर रोज एंड कॉलम्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब 3 रोज हो गई, 2 कॉलम्स हो गए। इस तरीके से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये यूज होता है फुल मेथड का। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है वंस, जीरोज, रैंडम, एच चेक, वी चेक। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। वंस क्या करता है? वंस भी फुल की तरह है। फुल तो जो भी आर्ग्यूमेंट, जो भी एलिमेंट आप देंगे एज ए आर्ग्यूमेंट, वो डिस्प्ले कर देगा। पर वंस क्या करता है? आपको सिर्फ उसके साथ आपको रोज एंड कॉलम्स देने हैं और वो वही रोज एंड कॉलम्स को 1 से फिल कर देगा। चलिए देखते हैं एक बारी। यहाँ पे मैंने फुल लिखा है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा वंस ब्रैकेट और यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में 2/3, यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। चलिए रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रोज आई हैं और 3 कॉलम्स आए हैं, बट फ्लोट वैल्यू आई है। बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू आई है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं डी टाइप के थ्रू। डी टाइप हमने लिखा, यहाँ पे हमने एनपी लिखा, डॉट इंट लिख देते हैं 32। चलिए एंटर करते हैं। हम देखिए ये क्या हो गया? चेंज हो गया, इंटीजर टाइप में आ गया। इसी तरीके से आप जीरोज भी यूज करते हैं। जीरोज में क्या होता है? सभी में जीरोज आ जाती है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए जीरोज आ गई। अगर आप डी टाइप नहीं देंगे तो वो किस में आएगी? वो आ जाएगी फ्लोट टाइप में। चलिए देख लेते हैं करके एक बार इसको भी। लेट्स सी। ओके, ये पॉइंट में आ गई। तो इस तरीके से आप जीरोज एंड वंस यूज करते हैं। आई होप आपको ये मेथड्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है रैंडम। रैंडम क्या करता है? रैंडम से आप समझ रहे होंगे, रैंडम वैल्यूज देता है हमें। किस तरीके से देखते हैं? चलिए प्रैक्टिकल का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा रैंडम डॉट RAND इंट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें रैंडमली, बहुत सारे रैंडम के बहुत सारे फंक्शंस हैं। आज हम सिर्फ इसी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो मुझे क्या करेगा? रैंडमली पिक करके देगा नंबर्स को। किस तरह? तो इसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट पॉइंट देना है, एंडिंग पॉइंट देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको साइज भी हमें देना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। इसमें साइज आपको गिवन करना है उसके फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। हमने यहाँ पे दे दिया 2 रोज एंड 3 कॉलम्स आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, चलिए रन करते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर में कर देती हूँ। आंसर आ गया। तो ये क्या किया इसने? 2 रोज बनाई और 3 कॉलम्स और 1 से लेकर 10 तक के बीच में रैंडमली पिक करके
नंबर्स रिटर्न कर दिए। अगर इसकी डायमेंशंस में चेंज करना चाहूँ यानी कि रोज एंड कॉलम्स को चेंज करना चाहूँ तो कर सकते हैं वो भी। ये देखिए इसे चेंज कर दिए। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करके रैंडमली पिक कर सकते हैं। इसको भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 100 दे दिया 1 से लेके 100 तक, तो वो 1 से लेके 100 तक मुझे रैंडमली पिक करके दे देगा। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है जो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में। आप भी यूज़ करके देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे फंक्शंस हैं numpy के, 40 से भी ज़्यादा फंक्शंस हैं। हम सारे फंक्शंस नहीं कर पाएंगे, तो कुछ फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन है जो आपको पूछना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके लिख देना। मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस बना दूँ। नेक्स्ट है hcheck एंड vcheck। ये इंपॉर्टेंट है। hcheck और vcheck क्या होता है चलिए देख लेते हैं एक बारी। इसी में मैं चेंजेस कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम hcheck की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रही हूँ। उसमें मैं कुछ वैल्यूज एंटर कर रही हूँ। ये लिस्ट 1 बनाई है मैंने। इसके बाद मैं लिस्ट 2 बना रही हूँ। इसमें मैंने कुछ नंबर्स एंटर किए, कुछ एलिमेंट्स गिवन करे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एरे टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें np.hcheck। h का मतलब होता है हॉरिजेंटल। h का मतलब होता है हॉरिजेंटल और ये एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट लगेंगे ही। इसमें मैंने क्या किया, एक और राउंड ब्रैकेट लिए और उसमें वेरिएबल्स दिए l1.l2। ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे अपनी एरे को। एरे हमारा है ARR। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या आता है इसका। ये देखिए इसने क्या किया, एच मतलब मैंने बताया था अभी आपको हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसे, इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से जो होती है उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो ये इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उसको हॉरिजेंटली डिस्प्ले करा दिया एक 1D एरे के रूप में। और अगर मैं इसी को ही वी स्टैक कर देती हूँ, वी स्टैक मतलब होता है वर्टिकल कर देती हूँ, तो उस केस में देखिए क्या हुआ। ये देखिए वर्टिकली उसने क्या किया, रोज एंड कॉलम्स यानी कि 2D एरे में क्रिएट कर दिया। hcheck क्या कर रहा था, hcheck कर रहा था हॉरिजेंटली यानी कि 1D एरे में, और vcheck क्या कर रहा था वर्टिकली यानी कि 2D एरे में। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, इनका आउटपुट दोनों का आए आपको क्लियर हो जाएगा। एक को राउंड ब्रैकेट लगेंगी। ये सिंटेक्स आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से एरर्स भी आ सकती हैं। यहाँ मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ, एरे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 1। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए जो hcheck है वो हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल यानी कि एक कॉलम 1D एरे। आप 1D एरे सोच सकते हैं, तो वो क्या करता है, hcheck क्या करता है 1D एरे क्रिएट कर देता है और vcheck क्या करता है 2D एरे क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से हम hcheck और vcheck यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो एक और लिस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने एक और लिस्ट ले ली और उसको मैंने कुछ वेरिएबल्स दे दिए और यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो इसको भी 1D एरे में ही कन्वर्ट करेगा और इसको भी 2D एरे में ही कन्वर्ट करेगा, बट एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स इंक्रीज हो गए और यहाँ पे 3 रोज हो गई, 1 2 3 1 2 3। तो इस तरीके से हम hcheck और vcheck यूज करके अपने 1D और 2D एरे को किसी भी लिस्ट को या किसी भी लिस्ट को हम उसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा hcheck का मतलब क्या होता है और vcheck का। हॉरिजेंटल यानी कि 1D एरे, वर्टिकल यानी कि 2D एरे। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स की ओर। यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाटॉमी यूज्ड विद एरेज। ये कुछ एनाटॉमीज है जो हम यूज करते हैं। टाइप के बारे में, ये टाइप एक फंक्शन है जो इसमें नहीं आता है, मैंने इसमें टाइप कर रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं टाइप क्या करता है और डी टाइप क्या करता है। चलिए इन दोनों के बारे में हम एक बारी डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको चेंज यहाँ पे कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने एरे बनाया है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मैंने लिखा टाइप, प्रिंट लिखा, प्रिंट टाइप। टाइप एक फंक्शन है जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी कि एक वेरिएबल लेता है। मैंने यहाँ पे लिखा a, और नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक लिस्ट बना रही हूँ, और उसमें मैं कुछ वेरिएबल्स दे रही हूँ, कुछ वेरिएबल्स नहीं सॉरी एलिमेंट्स दे रही हूँ, और इसको मैं भी प्रिंट करा रही हूँ। इसका टाइप फंक्शन के थ्रू इसका टाइप हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया L1। अब ये यहाँ पे देखिए, आप इसको मैं एक बार हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो A है वो एरे है, और जो L1 है वो लिस्ट है। तो इनका टाइप, ये जो A है ये एक वेरिएबल है, L1 भी एक वेरिएबल है। तो ये क्या करेंगे, ये इनका टाइप बताएंगे, यानी कि A किस टाइप का है, ND एरे, यानी कि n डायमेंशनल एरे टाइप का वेरिएबल है, और जो L1 है वो लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। अगर मैं इसमें dt लिखती, dt आप लिस्ट के साथ यूज नहीं कर सकते, डी टाइप, dt नहीं है, डी टाइप है। डी टाइप आप लिस्ट के साथ यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ एरे के साथ यूज करते हैं, और वो भी किस लिए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो हमने इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हैं उनका टाइप जानने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा a डॉट, a हमारे पास वेरिएबल है एरे टाइप का, डी टाइप हमने लिखा, डी टाइप, उसके बाद हम प्रिंट एंटर कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं U2 का मतलब है स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने टाइप दिया था स्ट्रिंग, तो ये क्या किया उसने, स्ट्रिंग टाइप में हमें रिटर्न कर दिया। तो डी टाइप क्या करता है, जो एरेज के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनका टाइप बताता है, और टाइप फंक्शन वेरिएबल का टाइप बताता है। तो जो टाइप फंक्शन है आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट है, ट्यूपल्स है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। बट डी टाइप वो सिर्फ आप एरेज के साथ ही यूज करेंगे। तो डी टाइप क्या है, वो एरे वेरिएबल्स रिटर्न करता है, एलिमेंट्स का टाइप। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे बी के बारे में, ये तो हो गया यूडी यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी के बारे में पूछूं तो बी का टाइप, बी के जो एलिमेंट्स उनका टाइप क्या है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर ही हमने दिया हुआ है तो इंटीजर हमें यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से टाइप और डी टाइप में डिफरेंस होता है। टाइप क्या करता है, डिस्प्ले एरे टाइप, जो एरे टाइप नहीं है यहाँ पे सॉरी, वेरिएबल का टाइप डिस्प्ले करता है। और डी टाइप क्या करता है, डी टाइप डिस्प्ले जो एरे में एलिमेंट्स होते हैं उनका टाइप डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है रीशेप। रीशेप मैंने आपको कराया था अरेंज मेथड के थ्रू। तो रीशेप और शेप में क्या डिफरेंस होता है, चलिए आप इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। रीशेप और शेप में, मैं इसको एक बार डिलीट कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एरे बनाती हूँ, यहाँ पे mp.array फंक्शन के थ्रू मैं सिंगल डायमेंशनल एरे बना रही हूँ 6, ठीक है। अब हम इसमें शेप फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं वो देख लेते हैं। शेप मैंने यहाँ लिखा, तो वो क्या करेगा, मुझे उसकी शेप बता देगा। तो इस एरे में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो वो उसने शो कर दिए। इस तरीके से आप इसके अंदर शेप फंक्शन को दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए b इक्वल टू एक और एरे हम बना रहे हैं यहाँ पे 2D एरे हम बना रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देंगे और कोमा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हम गिवन करेंगे। ओके, ये हमारा बन चुका है। इसके बाद हम इसको प्रिंट करा लेते हैं b। ओके फाइन। देखिए यहाँ पे ये जो 2D एरे है, b क्या है, 2D एरे। तो इसकी अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शेप, शिफ्ट एंटर। ये देखिए यहाँ पे क्या आया, 2 3। ये ट्यूपल की फॉर्म में शेप जो भी हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट, वो हमेशा ट्यूपल की फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 3, 2 यानी कि ये एक रो है और ये दूसरी रो है, यानी कि 2 और कितने एलिमेंट्स है हर एक रो में, 3। तो ये इसने इस हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया है। आप इसको इस शेप को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसका, शेप आप लिखेंगे और इसके डायमेंशंस को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं पहले यहाँ पे एक बार आपको दिखा देती हूँ।
देखिए जब भी आप प्रिंट करेंगे बी को, तो बी किस फॉर्म में आएगा, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स इस फॉर्म में आएगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसकी शेप को चेंज भी कर सकती हूँ, कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा बी डॉट शेप और इक्वल टू, ब्रैकेट नहीं लगेंगे क्योंकि शेप एक मेथड नहीं है, तो यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसमें शेप देंगे। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 किसके मल्टीपल पे आएगा, 3 इंटू 2 के मल्टीपल पे आएगा। तो हम क्या करते हैं 2, 3 यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में बनाते, तो वो इस तरीके से ही बना के देगा मुझे। चलिए देख लेते हैं, एक बारी प्रिंट करा लेते हैं इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा शेप दे दी इसको मैंने, 2 रोज और 3 कॉलम्स में ये 2D एरे बना देगा। तो इसको हम प्रिंट करते हैं, एक सेकेंड मैं प्रिंट करा देती हूँ इसको, एक बार प्रिंट हो गया है ये, एंटर करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। ये देखिए यहाँ पे इसने इस फॉर्म में शो कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकती हूँ, बट मेरी जो एलिमेंट्स की नंबर है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे अगर ये 6 एलिमेंट्स है तो इनके मल्टीपल भी 6 ही होना चाहिए। तो ये देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप शेप फंक्शन को यूज कर सकते हैं, शेप आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। और रीशेप क्या करता था, रीशेप भी यही काम करता था। आपने यहाँ पे क्या, बी डॉट रीशेप, रीशेप एक फंक्शन है, तो उसको भी आप इस तरीके से वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन ये कुछ रिटर्न करके देगा, तो उसके लिए आपको बी इक्वल टू लिखना पड़ेगा, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा शेप और रीशेप में क्या डिफरेंस होता है। शेप क्या होता है, शेप हमें ट्यूपल की फॉर्म में हमारे कितने रोज है, एलिमेंट्स है, वो डिस्प्ले करके देता है। एंड आप इसकी रोज एंड कॉलम्स के एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में भी चेंज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं शेप के थ्रू भी। और रीशेप फंक्शन तो बेसिकली इसी के लिए ही यूज किया जाता है कि आप किसी भी एरे की रीशेप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा शेप एंड रीशेप किस तरीके से आपको यूज करना है। बेसिकली दोनों का काम एक ही है, बट शेप क्या करता है, शेप आपको ट्रिपल की फॉर्म में एलिमेंट्स को भी गिवन करके देता है। नेक्स्ट है आइटम साइज। आइटम साइज क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं आइटम साइज के बारे में। आइटम साइज जितने भी एलिमेंट्स हमने दिए हुए हैं, सपोज यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3, तो 3 का ये 3 एक आइटम है, इसका साइज क्या है वो हमें कौन बताता है, आइटम साइज। तो आइटम साइज ईच एंड एवरी एलिमेंट के बारे में बताता है। चलिए देख लेते हैं हम एक बार इसके बारे में भी। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, मैं इसी में ही शो कर देती हूँ, प्रिंट डॉट आइटम साइज। तो ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि 3, 5, 7 इनकी साइज क्या है, 4। तो ये इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो कितना बाइट्स को स्टोर करता है, 4 बाइट्स को। तो ये जो 3 है ये 4 बाइट्स पे है, 5 भी 4 बाइट्स पे है, 7 भी 4 बाइट्स पे है। तो ये इंडिविजुअली 4 बाइट्स पे स्टोर है। ये एक पूरे का एरे का 4 बाइट्स नहीं है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स का 4 बाइट है। यानी कि 3 का अलग 4 बाइट्स है, 5 का अलग 4 बाइट्स है, 7 ने अलग से 4 बाइट्स को ऑक्युपाई किया हुआ है। इस तरीके से ये ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का साइज शो करता है। तो आइटम साइज क्या करता है, आइटम साइज डिस्प्ले, आइटम साइज गिव साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन बाइट्स। नेक्स्ट है रैंक एंड एंडिंग। रैंक क्या करता है, नंबर ऑफ एक्सिस देता है, और एंडिंग क्या करता है, नंबर ऑफ डायमेंशंस देता है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसके बारे में भी। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एन डिम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बी हमारे पास कहाँ है, बी ये है, जो 2D एरे है, 2D एरे है, तो यानी कि एन डिम का मतलब होता है एन डायमेंशन। जो भी हमने एरे बनाए हैं वो कौन सी डायमेंशन पे है, तो ये हमने 2D एरे बनाया है बी, तो इसलिए बी का 2D एरे दे दिया। अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो ए क्या है, 1D एरे है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया हमें, 1। इस तरीके से हम एंडिंग के थ्रू डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं कि हमारे एरे में कितनी डायमेंशंस है, हमारा कौन सी डायमेंशन का एरे है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट है पाइथन एरेज एंड पाइथन लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एरेज जो होते हैं वो फास्ट होते हैं एज अ कंपेयर ऑफ लिस्ट, लिस्ट स्लो होते हैं और एरे फास्ट होते हैं।
एरे जो होते हैं वो लेस मेमोरी लेते हैं एज कंपेयर टू लिस्ट। एरे जो होते हैं उसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते और लिस्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं अपेंड फंक्शन के थ्रू। कैसे, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको प्रैक्टिकल करके। यहाँ पे एक 1D एरे है। अगर मैंने ये लिखा प्रिंट a प्लस 1 तो वो क्या करेगा, अपेंड फंक्शन के थ्रू हम यूज कर लेते हैं एक बारी। मैंने यहाँ पे लिखा a डॉट अपेंड और उसको एक एलिमेंट दिया कि आप ऐसा करो 8 को हमारा जो ये एरे बना हुआ है इसमें एंट्री कर दो। चलिए ठीक है, वो क्या करेगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके की शेप ही नहीं है आपकी। एनडी एरे में आप अपेंड फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही काम मैं लिस्ट के साथ करती, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई 5, 6, 7 मैंने दिया और मैंने कहा 8 ऐड कर दो किसमें, लिस्ट में। चलिए देख लेते हैं, लिस्ट में ऐड कर देते हैं और उसके बाद आप इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट बी। चलिए लीड शिफ्ट एंटर हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। तो लिस्ट में आप अपेंड मेथड के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हो लिस्ट को, लेकिन एरे को नहीं कर सकते। एक ये ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है, एरेज के अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो पर लिस्ट के साथ आप नहीं कर सकते, जैसे प्लस माइनस नहीं कर सकते। कैसे, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं एक बारी डिलीट कर देती हूँ। मैंने लिखा प्रिंट a प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं a को। a क्या है हमारा, a हमारा एरे है, 1D एरे है। इसमें मैंने क्या किया, प्लस 1 करके प्रिंट कराया। b क्या है, हमारी लिस्ट है। प्रिंट करके लिस्ट के अंदर भी अगर मैं यही फंक्शन यूज करना चाहूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलकुलेशन, एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन एरे के साथ आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एरे शो किया, सबसे पहले 4, 5, 6, उसके बाद क्या किया a प्लस 1, तो इसने क्या किया 4 को 5 में कर दिया, 5 को 6 में कर दिया, 6 को 7 में कर दिया, यानी कि 1 ऐड कर दिया सभी एलिमेंट्स में। वही काम अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो ये हमारे पास लिस्ट शो हो गई है, लेकिन इसके साथ जब मैं एडिशन कर रही थी, कुछ ऐड करने की कोशिश कर रही थी, उसने नहीं किया, एरर कर दिया। तो ये इस तरीके से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए माइनस हो गया, 4 की 3 हो गई, 5 की 4 हो गई और 6 की 5 हो गई। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस अपनी एरेज के साथ, बट लिस्ट के साथ आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इसलिए एरेज ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई के साथ 1 का तो कुछ यूज नहीं होना, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए 4 का 8 हो गया, 5 का 10, 6 का 12। इस तरीके से आप 2D एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2D एरे बनाती हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने एक और एरे ले लिया ARR के नाम से, और यहाँ पे मैंने mp.array मेथड के थ्रू 2D एरे क्रिएट किया। 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देती हूँ इसको। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 5, 4, 5। 2D एरे बना लेते हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स के थ्रू बना लेते हैं ताकि चेक करने में इजी रहे। यहाँ पे 3 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, a की जगह हम क्या कर देते हैं, ARR कर देते हैं और इसकी कोई हम प्रिंट भी करा लेते हैं एक बारी। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, 4, 5, 5, 3। ये 2D एरे है। 2D एरे में 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 सभी के सभी एलिमेंट्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस भी हो गया 2D एरे के साथ, 1D के साथ भी हो रहा था और 2D के साथ भी हो रहा है। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो डिवाइड भी कर सकती हूँ। देखिए डिवाइड होने के बाद पॉइंट में वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं 1D एंड 2D एरे के साथ। लेकिन हम इन्हीं फंक्शंस को, इन्हीं ऑपरेशंस को लिस्ट के साथ नहीं कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट है, कैन हैव ओनली सेम टाइप ऑफ डेटा। ये आपको पता है, जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसमें सेम टाइप ऑफ डेटा ही हमें रखना चाहिए। हम डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। तो लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप की डेटा को रख सकते थे, लेकिन एरेज में नहीं रख सकते।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एरेज और लिस्ट में डिफरेंस और सिमिलैरिटी बताते हैं। सिमिलैरिटी क्या हो सकती है, ये तो डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटी है कि आप एरेज और लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे आप लिस्ट के साथ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते थे, ऐसे ही आप एरेज के साथ भी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार इसका भी। देखिए, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद एरेज, ये 1D एरे है और ये 2D एरे है। 1D एरे, एरे के हमने ये एरे बनाया, 1D एरे बनाया। जो ये हमारी पूरी एक रो है, इसको हम रो बोलेंगे और ये 0th लोकेशन पे है। ये सारे क्या है, इस फॉर्म में देखें तो ये सारे कॉलम्स है। 2 कौन सी पोजीशन पे है, 0 पे, 3 1 पे, 4 2 पे, 5 3 पे एंड 6 4 पे, 7 5 पे। तो ये सारे हमारे क्या है, ये कॉलम्स है। अब यहाँ पे देखते हैं 2D एरे में। 2D एरे में मैंने अरेंज मेथड के थ्रू एक ये एरे बनाया है, जिसको रीशेप कर दिया 5 into 5, यानी कि 5 कॉलम्स एंड 5 रोज। इस तरीके से डिवाइड करके हमने एक एरे बनाया है जिसमें वैल्यूज आई हुई है। ठीक है, तो अब इसको हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और स्लाइसिंग कैसे करते हैं, चलिए ये देख लेते हैं हम एक बारी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं अरेंज मेथड के थ्रू ही आपको बताऊंगी, ताकि वो जो टेबल हमारी बनी हुई थी, मैट्रिक्स हमारी जो बनी हुई थी स्लाइड में, उसी को ही हम यूज करके आगे के इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। यहाँ पे मैंने दिया 25 डॉट रीशेप। रीशेप आपको मैंने समझाया था किस तरीके से करते हैं हम रीशेप। 5 into 5 हमने किया, 25 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे अपनी मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हमेशा रोज एंड कॉलम्स में ही शो होती है। ये देखिए, रोज एंड कॉलम्स में शो हो गई। तो हम इसको बेसिकली 5 into 5 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, 5 into 5 एरे भी बोल सकते हैं एंड 2D एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्सिंग सीखते हैं। इंडेक्सिंग वैसे ही होती है जैसे लिस्ट के साथ आप करते थे। लिस्ट के साथ कैसे, एक हम 1D एरे भी ले लेते हैं ताकि आपको 1D का भी क्लियर हो जाए। 1D एरे हम एरेज के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल से यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ले लेते हैं सिंपल से। ठीक है, चलो ले लिए। इसके बाद हम इसको शो भी कर लेते हैं, प्रिंट। यहाँ हम लिख देते हैं 1D एरे और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट बी। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको शो करा लेते हैं, प्रिंट लिख देते हैं यहाँ पे और इसको हम क्या देते हैं, 2D एरे। 2D एरे और इसको प्रिंट करा लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा रन करके, शिफ्ट प्लस एंटर। ये देखिए 1D एरे है ये और ये 2D एरे है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा 1D एरे और 2D एरे और रीशेप फंक्शन, अरेंज फंक्शन, एरे फंक्शन हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले 1D एरे के बारे में बात करते हैं। तो 1D एरे है ये 0th लोकेशन, यानी कि रो क्या है इसकी 0 और कॉलम क्या है 1 2 3। तो सिंपल जो 1D एरे होता है वो सिंपली जैसे लिस्ट के साथ आप इंडेक्सिंग करते थे, ऐसे ही सिंपल 1D एरे के साथ भी इंडेक्सिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रिंट हम लिखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, एरे है हमारा 1D जो है वो B है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लगाएंगे जैसे लिस्ट के साथ आप लगाते थे। मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो सेकंड पोजीशन की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए देखते हैं सेकंड पोजीशन पे क्या है, 8 है। क्यों, क्योंकि 6 0th है, 7 1 है और 8 सेकंड है। इस तरीके से आप 0 लिखेंगे तो 0th पोजीशन की यानी कि 6 डिस्प्ले हो जाएगी। ये 6 आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से 1D एरे के साथ आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं 2D एरे के साथ हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। 2D एरे के साथ हम इंडेक्सिंग रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A, स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया, कोमा दिया। अब कोमा का जो ये साइड है ये कॉलम है और ये साइड है वो रो है, यानी कि फर्स्ट वाला जो है ये रो है और सेकंड वाला जो है ये कॉलम है। तो फर्स्ट वाले में मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देती हूँ। मैंने कहा कि मुझे ये जो रेड पोर्शन हुआ है, रेड वाला कॉलम है, ये पूरा डिस्प्ले करना है। तो ये जो रेड वाला कॉलम है ये कौन सी पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है। किसके, कॉलम के। ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे है बट कॉलम के। और ये रोज कितनी है, रोज सारी है। तो इसका मतलब क्या है, रोज तो हमें सारी चाहिए
यानी कि रोज तो हमें सारी चाहिए, लेकिन कॉलम कौन सा चाहिए? कॉलम कौन सा चाहिए? कॉलम हमें चाहिए सेकंड। तुमने क्या किया? 2 लिखा। चलिए देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया 2, 7, 12, 17 एंड 22। इसको एक बार हम प्रिंट करके स्पेस दे देते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे ये जो था हमारा क्वेश्चन, ये था रेड कलर का। यहाँ पे आप स्लाइड पे देखिए एक बारी, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ। ये देखिए 2, 7, 12, 17, 22। तो ये हमारा डिस्प्ले हो चुका है 2, 7, 12, 17 एंड 22। किस तरीके से डिस्प्ले हुआ? ये देखिए रोज हमें सारी चाहिए थी इसलिए हमने कॉलन लगाया, कोमा, उसके बाद कॉलम की बात आई। तो कॉलम कौन सी पोजीशन पे है? 0, 1, 2। सेकेंड कॉलम हमें चाहिए, सेकेंड कॉलम चाहिए। यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम पे है ये जो भी है ये सारे किस पे है? ये सेकंड कॉलम पे है। और रोज हमें सारी चाहिए, रोज तो हमें सारी चाहिए। तो इसलिए हम क्या क्या करेंगे? जो हमारा रोज वाला पोर्शन है यानी कि कोमा से पहले वाला ये रो है, तो रो हमें सारी चाहिए तो उसके लिए हमने कॉलम लगाया, और कॉलम हमें सेकंड चाहिए तो उसके लिए हमने 2 लगाया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? हमारे को ये पिंक वाली वैल्यूज चाहिए, पिंक वाली वैल्यूज पूरी चाहिए, यानी कि 12 भी चाहिए। ये रेड हो चुका है कलर की वजह से, तो हमें ये भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रो कौन सी है? 2 एंड 4। और कॉलम कौन से है? कॉलम सारे हैं। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे फिर? चलिए देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? प्रिंट, एक बार एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे ताकि क्लियरली आपको नजर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट लिखा, ब्रैकेट्स ए, इसके बाद हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट दिया। अब हमें पिंक वाला पोर्शन चाहिए था, तो पिंक वाला पोर्शन जो है वो इधर की साइड है, यानी कि हमें एक बार देख लेते हैं स्लाइड कौन सी है। रोज कौन सी चाहिए? 2 एंड 4। तो रोज हमें 2 एंड 4 चाहिए। तो रोज के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? हमें सेकंड रो चाहिए, तो उसके लिए हम सेकंड रो चाहिए हमें। उसके बाद हमें 4 चाहिए, यानी कि लास्ट वाले चाहिए। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट स्किपिंग कर देंगे। स्किपिंग कितना करेंगे? 2 का। फिर उसके बाद कोमा। अब आती है कॉलम की बारी। कॉलम हमें सारे चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपल जैसे हमने रोज के लिए लगाया था यहाँ पे, ऐसे ही कॉलम्स के लिए लगा देंगे। चलिए देखते हैं उसके बाद आंसर क्या आता है। एक मिनट, मैं एक बार इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा। यही चाहिए था हमें, 10, 20 वाली रो चाहिए थी हमें। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने स्लाइड पे। ये देखिए 10 वाली आ चुकी है और 20 वाली आ चुकी है। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। और जो हमने 1D के साथ किया था उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं 2D के साथ। इंडेक्सिंग देख लेते हैं कैसे करते हैं। सिंपल जैसे लिस्ट के साथ हम करते थे वैसे ही करेंगे इंडेक्सिंग। यहाँ पे हमने लिखा ए कॉलम, यहाँ पे मैंने लिखा 2, 2। अब ये 2, 2 क्या है? देखिए 2 मतलब रो, ये जो हमारी क्या है? ये रो है और ये कॉलम है। तो हम देख लेते हैं इसका एक बार स्लाइड पे दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए सेकंड रो, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम का ये हमारे पास क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या आता है इसका आंसर। 12। तो इसका आंसर क्या आया है? 12। देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ गया? 12। इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं और इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके लिए एक टास्क है, आप मुझे ये येलो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जो भी एलिमेंट्स किए हुए हैं येलो, आप इनको डिस्प्ले करके दिखाना। आप मुझे कमेंट करना कि किस तरीके से ये डिस्प्ले होंगे। चलिए अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो हम एरेज पे यूज करते हैं। ये कुछ दिए हुए हैं, सारे नहीं है बट कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नमपाई जो है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम कवर भी नहीं कर सकते। उसमें से कुछ सिलेक्टेड ही हैं जो मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ। सबसे पहले है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि आप
दो एरे को एक साथ जोड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके। इनको मैं डिलीट कर देती हूँ एक बार। यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ है, 1D एरे है। इसको मैं 2D एरे में कन्वर्ट कर देती हूँ, जिससे कि कॉन्कैटिनेशन को आपको 2D एरे में समझ में आ जाए। 1D एरे भी कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 1D एरे ही कर लेते हैं। empty.array ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट 5 6 7, ये हमने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। अब हम इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, np.concat लिखेंगे, कॉन्कैटिनेट। इसके बाद हम इसमें अपने वेरिएबल्स देंगे, कोमा सी एरर। ओके ठीक है, चलिए देख लिए एक एरर को, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं हम। आई थिंक सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एरर आ रही है ब्रैकेट्स की, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। आपको कॉन्कैटिनेट फंक्शन के अंदर एक राउंड ब्रैकेट लगानी है एक और उसमें आपको दोनों एरेज के वेरिएबल नेम देने हैं। ओके, देन हम प्रिंट कराएंगे एक्स को, जिसमें हमने कॉन्कैटिनेट करके अपने न्यू एरे को क्रिएट किया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पे 1D एरे लिए हैं, तो इसने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया दोनों एरेज को, यानी कि यहाँ पे दो 1D एरे को एक सिंगल 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम कॉन्कैटिनेट करते हैं ऑन 1D एरे। अगर आप 2D की बात करें तो हम इसी में ही चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेती हूँ, कोमा स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर एक और ब्रैकेट। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना क्योंकि इसी की एरर्स आ जाती हैं। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, कोमा स्क्वायर ब्रैकेट और फिर एक और ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। जब भी कॉन्कैटिनेट करते हैं तो ध्यान रखना, जो भी आप एरे कॉन्कैट कर रहे हैं इनके एलिमेंट्स यानी कि इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं। ये देखिए इसने कॉन्कैट कर दिया। फर्स्ट वाले पहले एरे को उसने लिया 6 7 8, फिर 4 5 6 एज अ रो उसने प्रिंट किया। उसमें सेकंड एरे को उसने ऐड कर दिया 5 6 7, फिर 6 8 9। इस तरीके से आप 2D एरे को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और 1D एरे को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ डायमेंशन, यहाँ पे मैं एरेज यहाँ पे ले लेती हूँ, तो क्या ये कॉन्कैटिनेशन होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप कॉन्कैटिनेट करते हैं तो दोनों एरेज की जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे 3 एलिमेंट्स इन अ रो ले रहे हो तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स इन अ रो ही लेनी पड़ेगी आपको। चलिए हम देख लेते हैं एक बार इसको रन करके। ये देखिए एरर आ चुकी है। तो यहाँ पे बोला है मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो आपके पास जो भी डायमेंशन हो वो सेम नंबर, इनके सेम एलिमेंट्स की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो इस रो में भी 3 एलिमेंट्स ही होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको कॉन्कैटिनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पावर। पावर का मतलब क्या होता है? पावर जो होता है वो हमें पावर देता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट की पावर अगर आपको निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा पावर ब्रैकेट ओपन, इसमें मैंने लिखा आप b, जो b के एलिमेंट्स जितने भी दिए हुए हैं इसकी पावर निकालो 2 की। ठीक है, चलिए देखते हैं रन करके। ये देखिए 6 की 2 पावर कितनी हो गई 36, 7 की 49, 8 की 64 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप पावर दे सकते हैं। 1D एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं तो 2D एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या देता है? इट रिटर्न्स ऑलवेज रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस क्या करेगा? रिमाइंडर देगा। तो b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 से डिवाइड होंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न करके देगा एज अ मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए तो 2 को 6 से हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 8 से करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से
हमने बी एरे को मॉड्यूलस फंक्शन के थ्रू यूज किया तो उसने हमें क्या दिया, रिमाइंडर एज अ मैट्रिक्स शो कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं मोड को। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर रूट क्या करेगा, तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले तो आप एक ही आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, एरे का एरे वेरिएबल लेते हैं, तो ये जो 6 का स्क्वायर रूट आपको निकाल के दे देगा। जितने भी एलिमेंट्स होंगे बी एरे में उन सबका स्क्वायर रूट रिटर्न करके देगा। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए ये 6 का है, 7 का, इस तरीके से हर एक एलिमेंट का उसने स्क्वायर रूट रिटर्न करके दे दिया। चलिए अब अपनी स्लाइड्स पे देखते हैं और कौन से मेथड हम यूज करेंगे। पावर हो चुका है, स्क्वायर रूट हो चुका है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट, अब क्या हम क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट के साथ आप क्या देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा ए जो बी एरे है उसमें 1 माइनस कर दो। हर एक एलिमेंट के साथ वो क्या करेगा, 1 को माइनस कर देगा। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए 5 में 1 माइनस किया तो 6 में 1 माइनस किया तो 5 आ गया, 7 में 6, 8 में 7, इस तरीके से ये हमें रिटर्न करके दिया इसने। आप चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बी को भी प्रिंट करा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स थी बी, उसमें मैंने क्या किया, बी में सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को, तो इसने क्या किया 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ईच एलिमेंट में और हमें डिस्प्ले कर दिया। आप इसके साथ आप दूसरी एरे भी दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सी, तो ये क्या करेगा, ये बी में से सी को माइनस करके जो भी मैट्रिक्स बनेगी उससे रिटर्न कर देगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 आया, 7 में से 6 गया तो 1 आया, 8 में से 8 गया तो 0, 4 में से 6 दिया तो -2, 5 में से 8 -3, 6 में से 9 -3। तो इस हिसाब से इसने हमें मैट्रिक्स रिटर्न करके दे दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। तो ये क्या किया, इसने मैट्रिक्स 6 को सब्ट्रैक्ट किया और आप इसके साथ मैट्रिक्स को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस इसके साथ आप कोई भी नंबर देके भी माइनस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मोड कौन सा है, मल्टीप्लाई। एक था मल्टीप्लाई, हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं सम करा देती हूँ आपको। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़ना। अब बी में जो भी एलिमेंट्स है उसमें 3 ऐड हो जाए। चलिए देख लेते हैं, तो ये देखिए एरर आ चुकी है इसमें, एक मैं देख लेती हूँ किस वजह से एरर आई है। ओके अच्छा, ओके यहाँ पे देखिए सम जब भी हम यूज करते हैं वह एक्सिस के साथ आप यूज करते हैं। एक्सिस क्या होता है अभी हम बताती हूँ मैं आपको, एक्सिस क्या होता है। यहाँ पे पहले एक बार हम करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सिर्फ वेरिएबल आएगा जो कि एरे वेरिएबल होगा, उसको सम करना है। तो यहाँ पे देखिए बी हमारा जो है वो ये है, इसका सम टोटल कितना है वो सम मेथड के थ्रू शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया 36, तो इसने क्या किया जितने भी एलिमेंट्स है उनको ऐड करके 36 दे दिया। तो इसके साथ आप एक्सिस यूज कर सकते हैं। एक्सिस किस तरीके से यूज करते हैं, एक्सिस का मतलब होता है 0 एंड 1। चलिए मैं एक बारी स्लाइड में आपको दिखाती हूँ एक्सिस क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1D एरे एक्सिस 0 है, यानी कि ये जो एक रो है ये एक्सिस 0 है, और 2D एरे यानी कि 2D एरे का मतलब होता है एक्सिस 1। इसका हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2D की बात होती है वो एक्सिस 1 होता है, और जब भी हम 1D की बात करते हैं वो एक्सिस 0 होता है। 0 का मतलब है रोज और 2D एक्सिस 1 का मतलब है कॉलम्स। तो 1 का मतलब कॉलम्स और 0 का मतलब है रोज। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जब भी हम सम फंक्शन यूज करेंगे तो उसके साथ डायरेक्टली आप 2, 7 कुछ भी इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सिस लिखना पड़ेगा और इक्वल टू वैल्यू देनी पड़ेगी। एक्सिस किस एक्सिस का आप सम चाहते हैं, 0 का चाहते हैं या 1 का चाहते हैं। अगर आप एक्सिस नहीं लिखते तो आपके पास टोटल जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें उनका टोटल आ जाएगा। अगर आप एक्सिस देते हैं तो उस केस में सिर्फ एक्सिस वाइज ही आपको वो डिस्प्ले करेगा। तो एक्सिस 0 है तो इस फॉर्म में वो सिर्फ एक्सिस 0 का ही टोटल आपको शो करेगा, यानी कि 0 यानी कि ये 6 and 4 10, 7 and 5 12, 8 and 6 14, यानी कि 0 एक्सिस का मतलब है ये कॉलम वाइज आपको ऐड करके देगा। और अगर हम 1 में करेंगे तो 1 का मतलब है रो वाइज हमें ऐड करके देगा, यानी कि 6 7 8 कितना हुआ 21, 4 5 6 कितना हुआ 50। तो इस तरीके से आपको सम करके देगा।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सिस 1 एंड 0 का फंक्शन क्या करता है, ये हमेशा सम के साथ आप यूज करेंगे, और 1 देंगे तो आपको इस तरीके से ऐड होके आएगा, और 2 देंगे तो 0 देंगे तो उस हिसाब से आएगा। चलिए सम क्लियर हो चुका है। एक सम आप कर सकते हैं इस तरीके से भी, आपने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू b प्लस सी, और हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। ये देखिए b एंड c को इसने प्लस कर दिया, तो ये प्लस ऑपरेशन आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज करके, और सम मेथड के थ्रू हम इस तरीके से करते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब प्लस ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो वो एरेज को प्लस कर देता है इस तरीके से, और जब हम सम मेथड यूज करते हैं वो तो जितने भी एरेज में एलिमेंट्स होते हैं वो उनका टोटल दिखा देता है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे कौन से हैं, स्लाइड में देख लेते हैं एक बार अपनी। आपको पावर हो चुका है, कॉन्केटिनेट हो चुका है, स्क्वायर रूट, सब्ट्रैक्ट, मॉड, सम क्लियर हो गया, मैक्स, मिन एंड मॉड, मल्टीप्लाई ये रह गए हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्स का मतलब होता है बी एरे में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। वो हम कर लेते हैं, शिफ्ट एंटर। ये देखिए इस एरे में 8 लार्जेस्ट एलिमेंट है तो उसने वो शो कर दिया। अगर हम इसमें मिन लिखेंगे तो वो क्या करेगा, मिनिमम एलिमेंट को शो कर देगा। ये देखिए मिनिमम क्या है 4, तो उसने 4 को डिस्प्ले कर दिया। इस तरीके से आप 2D में भी यूज कर सकते हैं, इसे 1D में भी यूज कर सकते हैं। अब हम 2D में यूज कर रहे हैं, आप 1D एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई किस तरीके से यूज करते हैं एक बार देख लेते हैं हम। इसमें एरर है, इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ओके, मल्टीप्लाई किसको करना है वो हमें देना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, दे दिया बी एंड सी को। तो 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 8 8 जा 64। इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो चुकी है, मल्टीप्लाई करके आपको गिवन हो चुकी है। आप मल्टीप्लाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एस्ट्रिक साइन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तब भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए, ठीक है, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ सम के साथ है। आप ध्यान रखिएगा, सम में और प्लस के ऑपरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप आपको ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एरेज पे क्लियर हो चुके होंगे। बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस हम नहीं कर सकते एक ही वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एक चीज और आप यहाँ पे एक बारी देख लेना, यहाँ पे मैक्स मैंने बताया था आपको, आप एक एरे 2 एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो उससे भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपको दोनों एरेज में से जो भी मैक्सिमम होगा वो भी रिटर्न हो सकता है। एक सेकेंड में देख लेती हूँ। ओके, एक्सिस, वो पूछ रहा है एक्सिस के बारे में, तो आपको यहाँ पे एक्सिस भी देना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे मैंने दिया 0, अब भी एरर है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या एरर है। ओके, 2D एरे के साथ आप यूज कर सकते हैं, तो आप इसको हटाएंगे और इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस 0 में बी में जो मैक्सिमम है वो रिटर्न करके दे देगा आपको। तो एक्सिस 0 में उसने क्या किया, जितने भी एक्सिस 0 में लार्जेस्ट मैक्सिमम एलिमेंट्स थे उसने वो रिटर्न करके दिए। यहाँ पे देखिए इन दोनों रोज में 6 7 और 8 लार्जेस्ट है, तो उसने वो डिस्प्ले कर दिए। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, 6 को यहाँ पे लिख देती हूँ 10, तो देखिए एक्सिस 0 में मुझे क्या रिटर्न करके देगा। ये देखिए यहाँ पे उसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया 10। तो जितने भी लार्जेस्ट एलिमेंट है एक्सिस 0 के अकॉर्डिंग वो मुझे रिटर्न करके देगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस 1 करूंगी तो वो मुझे कॉलम वाइज दे देगा। ये देखिए यहाँ पे कॉलम में 8 और 10 ही लार्जेस्ट है, तो उसने मुझे वो रिटर्न करके दे दिए। इनकेस अगर मैं यहाँ पे 7 को 17 कर देती हूँ तो वो मुझे क्या देगा, 10 एंड 17। ये देखिए इसने मुझे 10 और 17 दे दिया। तो आप इस तरीके से भी मैक्स मिन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपकी कोडिंग अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ।
इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेना। मेरी तरफ से numpy यहाँ तक ही है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप खुद से ट्राई आपको करने पड़ेंगे, सारे क्लियर नहीं हो सकते एक ही वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। आगे हम पढ़ेंगे numpy पांडा के बारे में। पांडा की ट्यूटोरियल मैं लेकर आऊँगी, उसकी वीडियोस हम देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। चलिए अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।